गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइस एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोमेस्टिक राइस प्राइसेस को चेक करने के लिए, डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो अगर हम देखें तो राइस प्रोडक्शन जो है वो करंट सीज़न में कम रही है। अगर हम रबी सीज़न की क्रॉप का के टाइम का ही देखें, जो मतलब साउथ वाले पार्ट में इंडिया के होती है, वो 13.8% लेस रही है। और इवन जो खरीफ सोइंग डेटा है उस पर भी जो है वो कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एल नीनो की वजह से बारिश कम हुई है। अगस्त मंथ जो है वो 1901 के बाद का सबसे ड्राइएस्ट मंथ रहा है हमारे कंट्री की हिस्ट्री में। उसकी वजह से जो है राइस की जो है प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। ठीक है। तो इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट्स है, अगर हम उसको देखें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है ग्लोबली। 45% शेयर है इंडिया का वर्ल्ड की राइस मार्केट में। सिर्फ मई मंथ में ही अलोन इंडिया ने बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट किया है वो 10.86% हाइयर किया है, जो कि अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करें तो। थाईलैंड जो है, लेकिन वो 25% लोअर प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। म्यांमार भी कम जो है वो उसने भी अपनी रॉ राइस की जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया है। ईरान, इराक, यहाँ पर भी जो है प्रोडक्शन कम हुई है। अब हो क्या रहा है कि पिछले जो है सीज़न से, एल नीनो की वजह से भी और ओवरऑल भी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स बहुत हाई रहे हैं, रेंज उतनी हुई नहीं है। तो राइस के एक्सपोर्ट पर जो है, आई एम सॉरी, राइस की जो है प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो बहुत इम्पैक्ट आ रहा है उसका। ठीक है। तो इसीलिए ग्लोबल जो है राइस की जो मार्केट है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है राइस की, एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो सप्लाई इफ़ेक्ट होगी तो ऑफ कोर्स प्राइजेस भी बढ़ेंगे, है ना। और उसका जो है इम्पैक्ट इंडिया जो है वो देखना चाहता है। अगर इन केस ऑफ कोर्स हमारी अगर जो इन्फ्लेशन बढ़ती है ग्लोबल लेवल पर भी, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। तो इंडिया अपने आप को अपनी कंजम्पशन के लिए पहले जो है वो राइस को रखना चाहता है। ठीक है, ताकि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ना आए। अब इंडियन फार्मर्स और कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जबकि गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ा दी है राइस की, क्योंकि पैडी जो है वो राइस मिलर्स से अब हायर एमएसपी पे जो है वो प्रोक्योर किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स प्राइजेस जो है वो फार्मर्स के लिए तो डिक्लाइन नहीं होने वाले हैं। और जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने लगा दी हैं, तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज ऑफ राइस राइस का प्राइस जो है वो मार्केट में नहीं होगा फॉर इवन कंज्यूमर्स। अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट के अगर हम स्टेप्स देखें तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ वाइट राइस जो नॉन बासमती है उस पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 15 अक्टूबर तक। बासमती राइस को जो है कह दिया है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर करना है तो $1200 अ टन के रेट के हिसाब से जो है, अगर उससे ऊपर का आपका कॉन्ट्रैक्ट है तभी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ब्रोकन राइस को जो है एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है सिंस लास्ट सितंबर, है ना। और जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही उन्हीं कंट्री के साथ ही जो है एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अब राइस के एक्सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं इंडियन पार बॉइल्ड राइस के इंटरनेशनल मार्केट में वो competitive हैं, चाहे वो फिर भी आपने 20% ड्यूटी लगा दी है, फिर भी जो है वो इंडियन पार बॉइल्ड राइस की डिमांड वहाँ पर मार्केट में बढ़ रही है। ग्लोबल राइस की मार्केट जो है बुलिश है। इन्फ्लेशन वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा आपको बता रहा हूँ मैं कि प्रोडक्शन कम हुई है, डिमांड तो उतनी ही है ना। तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके राइस के। और इवन हाई प्राइसेस को भी जो है वो मार्केट वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगी। ओवरऑल इंटरनेशनल डिमांड जो है वो बहुत ही हाई है। कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया, उन्होंने भी जो है वो राइस एक्सपोर्टर, जो कि राइस एक्सपोर्टर हैं, वो भी इंपोर्ट करने को जो है वो सोच रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग राइस। अब राइस एक्सपोर्टर्स की की हम बात करें तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट को ये जो राइस की बासमती और नॉन बासमती क्लासिफिकेशन है इसको अब छोड़ देना चाहिए। इसकी बजाय जो है वो आपको दूसरी क्लासिफिकेशन लेकर आनी चाहिए।
12 वैरायटीज़ ऑफ राइस है जो जिनका जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उनको मिला हुआ है बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिक जो उनकी ओरिजिन, और उनको जो है जनरल मार्केट इंटरवेंशन से जो है इंसुलेट करना चाहिए, ठीक है। सो ये तो कुछ डिमांड है जो राइस एक्सपोर्टर्स की, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो डिमांड करेंगे क्योंकि वो सफ़र हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, है ना। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट जो है चंद्रयान 3 रोवर पर, उसने कंफर्म किया है कि सल्फ़र उसे लूनर सरफेस पे मिला है। अब सल्फ़र मिला है तो मतलब कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुई है वहाँ पर, है ना। जनरली ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो है कोर से या फिर मतलब हमारे जो अर्थ के तो मेंटल से निकल कर ये सल्फ़र बाहर आता है ना। तो अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट ने फर्स्ट एवर इनसाइट मेजरमेंट्स किए हैं एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लूनर सरफेस के नियर साउथ पोल। और इसमें होता क्या है, इस जो है इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो रॉक या फिर सॉइल है उसके ऊपर लेज़र पल्सेस मारी जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही हाई प्रेशर पर या हाई टेम्परेचर की जो लेज़र पल्सेस होती हैं बहुत ही हॉट और लोकलाइज्ड प्लाज्मा क्रिएट कर देती हैं। फिर जो ये कलेक्टेड प्लाज्मा होता है इसकी जो लाइट होती है उसको स्पेक्ट्रली रिजॉल्व किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है डिटेक्टर्स द्वारा। और जो हर तरह का एलिमेंट होता है उसका अपना अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। तो जिस तरह का प्लाज्मा की स्टेट होगी उससे ये पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर मटेरियल जो ये ऐसी लाइट एमिट कर रहा है इसका मतलब ये पर्टिकुलर ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि लिब्स जो है उसने एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम जो है लूनर सरफेस पर पाया है। और सल्फर की वजह से ये पता लग रहा है कि जो है फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ऑफ मून कैसे हुआ होगा। सल्फ़र जनरली जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से ही ओरिजिनेट होता है, और उसका प्रेजेंस ऑफ मून से का मतलब ये है कि मून की हिस्ट्री और मून के कॉम्पोजिशन के बारे में हमें कुछ पता लग सकता है। लिब्स जो है जिसको लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु ने जो है वो डेवलप किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो की जो लिक्विड प्रोपल्शन रिसर्च सेंटर है महेंद्रगिरी में, उन्होंने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, जो कि ऑफकोर्स मिशन गगनयान में लॉन्च किया जाएगा 2024 में। इसको लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है उन्होंने बनाया है, और ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ LVM-3 लॉन्च व्हीकल का जो है ये पावर पार्ट है, ठीक है, पावर करेगा उसको। मिशन गगनयान में यूज़ होगा। ये फर्स्ट इंडियन क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें एक गैस जनरेटर साइकिल भी होगा। मोस्ट पावरफुल अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन इन द वर्ल्ड में ये है, ठीक है। अब क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें प्रोपेलेंट्स का यूज़ किया जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर्स पर, मतलब लो टेम्परेचर्स पर, और उसमें ही अलग अपनी अलग अलग थर्मल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं। जनरली इसमें लिक्विड फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, खासकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। उनको जो है क्योंकि जब वो -183 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोजन -2253 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इनको वेरी लो टेम्परेचर्स पर कूल किया जाता है। और जो क्रायोजेनिक रॉकेट स्टेज होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है और ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करती है फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ प्रोपेलेंट, ठीक है। सो इसलिए हम क्रायोजेनिक स्टेज को जो है वो बहुत पावरफुल मानते हैं एज अ प्रोपेलेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गैबॉन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली म्यूटनी हुई है सोल्जर्स की, जिन्होंने जो म्यूटनी की है सोल्जर्स ने रादर, और उन्होंने गैबॉन में पावर को सीज़ कर लिया है क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट हो गए थे, उनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया है, ठीक है। तो ये पूरे अफ्रीका में आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा कि मिलिट्री लीडर्स जो है वो एमर्ज हो रहे हैं, मिलिट्री जो है वो पावर सीज़ कर रही है। एक्चुअली ये रशिया और वेस्ट के बीच में एक पावर गेम चल रही है अफ्रीका में, जिसमें जो है सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के जो लीडर्स हैं वहाँ पर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ को ही जो है वहाँ पर जो है वो नर्चर किया हुआ था। बार बार वही इलेक्शन में जीतते रहते थे, और डेमोक्रेसी के नाम पर इलेक्शन में वही बार बार जीतते रहते थे, और लोगों की जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऑफ कोर्स उसके राइट्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को देते रहते थे। इस बार जो है वो रशिया ने एक
चैलेंज उनके लिए प्रेजेंट किया है, जब उन्होंने वहाँ की जो उन अफ्रीकन कंट्रीज़ की मिलिट्री होती है, खासकर ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, जो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट जो है रशिया ने जो लोकल मिलिट्री होती है उनको तैयार कर दिया और वहाँ पर कू करा दिए शुरू कर दिए हैं अगेंस्ट जो है सिटिंग प्रेसिडेंट्स या सिटिंग लीडर्स, ठीक है। वैसे भी वहाँ के जो लोग हैं वो इन डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स से जो है वो तंग थे, बिकॉज ये वही डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स हो चुकी थी कि इलेक्शन में बार बार एक ही लीडर एक ही फैमिली की जीती जा रही है और वो करप्शन में बहुत ज़्यादा आगे है। उस कंट्री के सारे रिसोर्स जो हैं वो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को एक तरह से उसका लीज़ दी जा रही हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसलिए मिलिट्री लीडर्स को जो मिलिट्री रूल को जो है वहाँ के लोकल लीडर्स भी जो है लोकल लोग भी जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लार्ज पिक्चर देखें तो रिपब्लिक ऑफ गैबॉन क्या है? रिपब्लिक ऑफ गैबॉन जो है वो इक्वेटर में पड़ती है कंट्री, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में, अटलांटिक ओशन के पास। अब इसमें बॉर्डर पे इक्वेटोरियल गिनी है और कैमरून है, और इसके जो है ईस्ट और साउथ में पड़ता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, देखो ये भी एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है और इसके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं फ्रांस से, और इसने इंडिपेंडेंस गेन की फ्रांस से 1960 में। यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो बोथ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं कंट्री के। स्पोकन लैंग्वेजेस भी यहाँ पर फ्रेंच हैं और कई तरह की जो है लैंग्वेजेस और भी बोली जाती हैं, बांतु लैंग्वेजेस। मोस्टली यहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं और स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम भी है। इसका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ईयर राउंड हाई टेम्परेचर्स रहते हैं, ह्यूमिडिटी रहती है। गैबॉन जो है वो एक मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का भी, अफ्रीकन यूनियन का भी और ओपेक का भी, ठीक है। तो ऑयल जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर तो आपको पता ही है, वैसे भी वेस्ट का जो है वो एक डोमिनेंस आने लग जाती है रिसोर्स रिच कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रोड और पावर ट्रांसमिशन को एनहेंस करने के लिए नेपाल में मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ने फॉर्मली काम करना शुरू कर दिया है। तो ये मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन जो है वो एक यूएस फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम करती है ये, एटलीस्ट ऑन पेपर्स, इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसको यूएस कांग्रेस ने 2004 में बनाया था इकोनॉमिक ग्रोथ, ओपन मार्केट्स और इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स देने के लिए सिलेक्ट कंट्रीज़ में। अब इसका काम क्या होता है? तो ये गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक फ्रीडम, और जो कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर रही हैं उनके साथ पार्टनर करके उन कंट्रीज़ में ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को हेल्प करती है। लार्ज स्केल ग्रांट्स दिए जाते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाता है जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहे हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो बूस्ट कर रहे हैं, या फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना, हेल्थ केयर, एजुकेशन को जो है वो एक्सेस बढ़ाना, ये सारे काम करती है ये, ठीक है। अब 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ग्रांट्स देती है ये, कॉम्पैक्ट्स और थ्रेशहोल्ड प्रोग्राम्स। कॉम्पैक्ट तो मतलब 5 साल 6 साल के, या जो लंबी ग्रांट्स होती हैं कंट्रीज़ को दी जाती है, और थ्रेशहोल्ड प्रोग्राम्स होते हैं या स्मॉलर ग्रांट्स होती हैं। तो जब कंट्रीज़ जो होती हैं वो कुछ क्राइटेरिया को जब वो मीट कर लेती हैं और अपनी पॉलिसी परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव करने लगती हैं, तो उनको वो ग्रांट्स दे दी जाती हैं। गवर्निंग बॉडीज़ की यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं जो कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महेंद्रगिरी फ्रिगेट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो वाइफ है वो इंडिया के लेटेस्ट वॉरशिप महेंद्रगिरी को जो है वो लॉन्च करने वाली है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई से। तो महेंद्रगिरी फ्रिगेट जो है वो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का ही पार्ट है, 7th और लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स की। इसको ईस्टर्न घाट्स की माउंटेन पीक और जो है ओडिशा में पड़ती है उसके नाम पर रखा गया है। इसको बना कौन रहा है? माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। अब प्रोजेक्ट 17A क्या है? डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया ने स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का एक प्रोजेक्ट लिया था। तो प्रोजेक्ट 17A जो है उसमें 4 जो शिप्स हैं वो तो मुंबई की माझगांव डॉक लिमिटेड बना रही है, 3 जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड बना रहे हैं, ठीक है। ये जो वॉरशिप्स हैं ये प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स जो है उनको फॉलो करेंगी, जो कि ऑफ कोर्स शिवालिक क्लास ऑफ फ्रिगेट्स हैं।
और इसमें को डिज़ाइन जो है वो इन हाउस किया गया है इंडियन नेवी की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। 75% जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं इनके इक्विपमेंट और सिस्टम्स के, वो इंडिजिनस फर्म से ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉरमेट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिश वॉरमेट लॉइटरिंग ड्रोन्स के जो इमेजेस है जो इंडियन आर्मी के पास आ चुकी हैं, उसकी कुछ इमेजेस जो है वो ट्विटर पर, जिसको अब एक्स कहते हैं, वहाँ पर जो है वो आ चुकी है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा था। तो वॉरमेट एक माइक्रो लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसको पॉलिश कंपनी WB इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। एक कॉम्बैट मिनी यूएवी है ये, जो कि इसकी हाईली टारगेटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। मल्टी रोल सिस्टम परफॉर्मिंग जो है ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसका टेक ऑफ वेट 4 kg है। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये जो है फ्लाई कर सकता है। 30 मिनट्स तक ये लगभग एयर में रह सकता है और 500 मीटर की हाइट तक ये जो है वो ट्रैवल कर सकता है। हाई एक्सप्लोजिव्स, एंटी टैंक्स या थर्मोबैरिक सिस्टम्स जो है ये तीनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। अगर हम देखें लॉइटरिंग म्यूनिशन ये क्या होते हैं, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि डिज़ाइन किए होते हैं कि वो अपने टारगेट को मारने के बाद खुद ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, मतलब उनका वो टारगेट ही ऐसे करेंगे कि खुद ही जाकर ब्लास्ट हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, इनको हम इसलिए लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। लॉइटरिंग का इसमें मतलब होता है कि एयर में कई देर तक कई टाइम तक ये लॉइटर करता रहा, जब तक इसने अपने टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर लिया। जब इसने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया और फिर ये स्ट्राइक करता है, खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is rice export restrictions. This topic is important for your economy section. So to check domestic rice prices and to ensure domestic food security, Union government has imposed certain restrictions on rice exports. So the rice production in current season has been below the expectations. If we even see the Rabi season crop production, the rice production, it was 13.8% less as compared to the original or the last year. So even the Kharif sowing data is not very promising. We have seen that there were El Nino effects, and it is going to impact the Kharif season crop also. And this will not be very good for for the domestic rice production. So India is already, you know, that it is the largest rice exporter globally. We have almost 45% share in the global rice market. So we have already been exporting a lot of rice since the past few months. In May alone, our export of basmati rice was 10.8%, 8% higher than our exports in May 2022. But because of global decrease in production of rice, there has been certain restrictions placed by many economies like Thailand, Myanmar, Iran, Iraq. All they have they all are placing certain restrictions because there has been reduced production of rice this year due to the climate change and excessive heat in several parts of the world, including in China, which is of course the largest consumer of rice, right? So because of that, the global rice market is seeing inflationary pressure. The high prices are due to high demand of rice but low supply of rice. So India wants to insulate itself from this crisis or food insecurity crisis. So that's why we have placed certain restrictions on export, and government has already declared the minimum support price for rice, which is of course higher than the previous year. So therefore at least the prices for farmers will not decline. So because we have placed the restriction on export, at least we are making efforts that there will be no steep climb in prices in our own economy. Okay, so government has taken steps like prohibiting the export of non-basmati rice, that is the white rice, and we have also levied 20% export duty on parboiled rice till October 15. So government has also permitted the export of basmati rice for contracts which are valued over $1,200 a ton or above.
so as to dissuade low price selling of rice. So export of broken rice has also been prohibited since last September. Government has allowed, of course, the export of rice based only upon permission from the government. Okay, like we have given the exception to Singapore, that of course the exporters can export rice to Singapore in certain quantities because we have friendly relations with them. So, what are the rice exporters saying? So, prices of Indian parboiled rice in the international market is competitive despite the this 20% duty. The global rice market is very bullish because it will be able to rather absorb volume in high prices too, because the international demand is very high at this moment. Even countries like Indonesia, which are otherwise rice exporters, they are looking for import of rice because of domestic fall in production. So, of course, the rice exporters are not happy. They are saying that this classification of common rice and specialty rice for export policy decisions should be revisited rather than classifying them as basmati and non-basmati rice. So we have about 12 varieties of rice which is enjoying the uh, geographical indication recognition, and these should be insulated from general market interventions. Okay, so so these are certain demands, of course, from the rice exporters because they're going to suffer. Okay, if the export restrictions are continued. Okay, so the next topic is laser induced breakdown spectroscopy. This topic is important for your science and tech section. So laser induced breakdown spectroscopy instrument, which is on board the Chandrayaan 3 rover, has confirmed the presence of sulfur on the lunar surface. So this is the first ever situ measurements of elemental composition of lunar surface near the south pole. So how does this work? So how does this spectroscopy of laser induced breakdown spectroscopy works? So what happens is that the certain material or the certain rock or soil is collected, then a laser pulse is generated, and it generates this hot and localized plasma, and this collected plasma light is then spectrally resolved, and detectors detect that light or charged coupled devices through charge coupled devices. And because each element emits a different set of wavelengths of light, so the light that this plasma state is emitting, based upon that, the material the type of material this plasma contains is determined. Okay, so otherwise there is no a method. You can't, of course, otherwise perform experiments to see if it is sulfur or any other element. So you have to use this technology to find what kind of elements we are finding on moon. Okay, so we have so far found aluminium, sulfur, calcium, iron, chromium, titanium on the lunar surface. So the interesting thing is that generally sulfur um, originates from volcanic activities. So it can reveal insights into the formation and evolution of the moon also. Okay, so this IBS payload has been developed by the Laboratory for Electro-Optics Systems of Bengaluru. So the next topic is CE20 cryogenic engine. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently successfully tested the cryogenic engine, rocket engine, which will be used in mission Gaganyaan. It has been designed and developed by the Liquid Propulsion System Center, which is a subsidiary of ISRO, and it will be powering the cryogenic upper stage of LVM-3 launch vehicle. ISRO will use its mission Gaganyaan ISRO will use it for mission Gaganyaan for sending man to space in 2024. It will be the first Indian cryogenic engine to feature a gas generator cycle. It will be the first. It will be the most powerful uh, upper stage cryogenic engines in the world. So, what is cryogenic stage? So, it is a very complex system due to its use of propellants at extremely low temperatures and the associated thermal and structural issues. So, generally, it uses liquid fuels like oxygen and hydrogen at very low temperatures. And cryogenic rocket stage is very efficient, and it provides more thrust for every kilogram of propellant that it burns as compared to the solid and earth storable liquid propellant rocket stages of engine.
So the next topic is Gabon. This topic is important for your international relations. So recently, soldiers in Gabon they have seized power after the re-election of the president in the country, who has been now placed under house arrest. So this is a trend which is being witnessed across Africa, especially in former French colonies, and there is a this is a conflict between Russian-backed military rebels, and the so-called democratic leaders of Africa, uh, who have been who have been installed by Western countries to take care of their needs instead of the local people. Okay, so what is happening here is that the same problem of dynasty. Okay, so Western countries have uh, cultivated certain dynasties in Gabon and other countries, and these leaders get re-elected each and each time. There are serious allegations of corruption and passing of the natural resources to these Western countries. So, of course, there is general discontentment against these political leaders. The benefit of which is being taken by military leaders, which are of course backed by Russian Wagner Group. So this generally is being seen in former French colonies where the Russian Wagner Group is active. So Republic of Gabon, this is located in Equator in West Central Africa, near the Atlantic Ocean. So Equatorial Guinea, Cameroon, and Congo are the bordering countries of it. So, of course, it's a former French colony which has strong ties to France. So, after Niger, this is, of course, the second country of or former French colony which has fallen out of uh, favor to France now. So, Gabon gained independence from France in 1960, and it's a presidential republic. The spoken languages are French and a variety of Bantu languages. Majority of people here are Christian, but of course, a small segment of Muslim population also remains. So it has an equatorial climate with year-round high temperatures and humidity. So it is a member of United Nations, African Union, and OPEC also. So the next topic is Millennium Challenge Corporation. This topic is important for your international relations. So to enhance road and power transmission capacity of Nepal, Millennium Challenge Corporation has started working already. So it is an independent US foreign assistance agency, and it has a goal of reducing poverty in developing countries. So it was created in 2004 by US Congress to promote economic growth, open markets, and increase living standards in select countries. So how does it work? So it forms partnership with countries which commit themselves to good governance, economic freedom, and investing in their own citizens. So large scale grants to fund projects to reduce poverty through sustainable economic growth are provided to selected countries. These projects include building infrastructure, reforming institutions, and promoting access to healthcare and education. And based upon that, two types of grants are generally given: compacts and threshold programs. So, compacts are large 5-year grants for countries which pass MCC's eligibility criteria. Then, these threshold programs are smaller grants which are awarded to countries which come close to passing these criteria, and they are committed to, of course, improving their policy performance. So, who governs this MCC? The U.S. Secretary of State, the Secretary of Treasury, and the U.S. Trade Representative and the U.S. Aid Administrator serve on the MCC board, along with 4 private sector representatives. So the next topic is Mahendragiri Frigate. This topic is important for your security section. So the wife of Vice President of India will launch India's latest warship Mahendragiri at Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai. It is the seventh and last stealth frigate of Project 17A frigates, and it is named after a mountain peak in Eastern Ghats located in Odisha. This ship has been built by Mazagaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai. So, what is Project 17A? So, this project was launched by Defense Forces to construct a series of stealth guided missile frigates, and the 4 ships were to be constructed by Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, and the 3 by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. So these warships follow the Project 17 class frigates, Shivalik class frigates, and the
ships have been designed in-house by the Indian Navy's Warship Design Bureau. So as much as 75% of the orders for equipment and instruments or systems installed in Project 17A ships have been sourced from indigenous firms, including MSMEs. So the next topic is warmate. This topic is important again for your security section. So images of Polish warmate loitering drones have been recently circulated or surfaced on X, that was previously known as Twitter, and it is now in possession of Indian Army, of course. This Polish warmate loitering drones. So this is warmate is a micro loitering munition which has been developed by Polish company WB Electronics. It's a combat mini UAV which provides highly targeted strike capability. It is a multi-role system performing multiple tasks depending on of course, the type of head installed. It has a takeoff weight of 4 kg. It can fly at a maximum velocity of 150 kilometers per hour, and it has the ability to stay in the air for up to 30 minutes. It can fly at altitudes at about 500 meter above ground level, and it can carry a variety of warheads, including high explosives, anti-tank, and thermobarics. So, what is a loitering munition? So, basically, it's a unmanned aerial vehicle which is designed to self-destruct after serving its purpose. So, the name loitering means that it has the ability to loiter in the air for an extended period of time before it strikes and self-destructs, causing injury or destruction to the target. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time. So also please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. So we meet next time. Until then, goodbye and take care.